हेलो प्यारो, वेलकम बैक। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। मैंने आपसे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि जो फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है उसमें हम बाहर से एक फोर्स लगाते हैं। तो आपका एक ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा था, ऑसिलेट करते करते क्या हुआ, डैम्पिंग फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से उसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड था वो कम होने लगा और धीरे धीरे वो रुकने लगा। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं आप झूला झूल रहे हो तो आप अगर प्रयास बहुत नहीं कर रहे हो तो आपका झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे रुकने लगेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, बाहर से हमने एक फोर्स लगाना शुरू किया और बाहर से जो फोर्स है वो भी ऑसिलेटिंग नेचर का है, मतलब वो भी फोर्स लगता है फिर एक फ्रिक्वेंसी के साथ आप पे अप्लाई होता है, तो उसको आप ड्राइविंग फोर्स कहते हो और उसकी अपनी एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो झूला है या आपका जो ऑसिलेटर है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। एक तो आपके ऑसिलेटर की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी उसका भी उसमें रोल होगा, दूसरा जो डैम्पिंग फैक्टर था उसका भी रोल होगा, और तीसरा जो ये बाहर से फ्रिक्वेंसी आप लगा रहे हो इसका भी एक रोल होगा। ये सब मैथमेटिकल डेरिवेशंस हम लोगों ने पिछली बार किए थे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी थी उसमें एक पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पोर्शन होता है, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर इंटीग्रल के ही पोर्शन की बात करेंगे। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था, यानी एम्पलीट्यूड किसका, अगर ऑसिलेटर आपका बाहर से लगाई हुई फोर्स के प्रेजेंस में ऑसिलेट कर रहा है तो इसका फॉर्मूला था एफ नॉट अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा उस ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। मतलब जो आपका नॉर्मल ऑसिलेटर था इस तरह का, जिसका एक बॉडी थी मास m की, स्प्रिंग है k का, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर था k/m। तो ये इस ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा या कोई डैम्पिंग फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है तो ऐसी स्थिति में ऑसिलेटर इसी फ्रिक्वेंसी से ही ऑसिलेट करेगा, ओमेगा से। फिर क्या हुआ, आपने मान लीजिए इसके चारों तरफ एक डैम्पिंग मीडियम है, मतलब जैसे हवा है या पानी है, कुछ ऐसा जो इसकी गति का विरोध कर रहा है, तो उसके लिए आपने डैम्पिंग कांस्टेंट लगा दिया r एक डैम्पिंग कोफिशिएंट है जो कि बता रहा है कि कितना प्रभावशाली है, बाहर का ये जो मीडियम है वो कितना इफेक्टिव है इसके ऑसिलेशन को रोकने के लिए। तो उस स्थिति में इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हो गई थी कैपिटल ओमेगा। अगर आपको याद है पिछले कैलकुलेशन में तो ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि हमने बाहर से इसके जो बाहर से मीडियम लगा है जो कि उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ऑसिलेटर को, इसको बैलेंस करने के लिए हमने बाहर एक कोई एजेंट रख दिया और वो एजेंट हमारे ऑसिलेटर को बार बार पुश करता है। पुश इन सेंस कि बार बार कोशिश करता है कि हमारा ऑसिलेशन जितना घट रहा हो उतना फिर से कंपनसेट हो जाए। तो ऐसे में बाहर से जो आप फ्रिक्वेंसी लगा रहे हो उस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है p। तो याद रखना यहाँ 3 फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा अगर कुछ ना होता, फ्री सिस्टम होता, तो उस सिस्टम की खुद की नेचुरल फ्रिक्वेंसी, बाहर से जब डैम्पिंग फैक्टर लग गए तो उस सिस्टम की फ्रिक्वेंसी कैपिटल ओमेगा ये वाला, और अब आप एक तीसरे तरह की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देख रहे हो जो कि बाहर से लगने वाले फोर्स की फ्रिक्वेंसी है। तो आप देखो आपका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, बाहर से लगने वाले फोर्स की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वो r पे डिपेंड कर रहा है, डैम्पिंग फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और बाहर से लगने वाले फोर्स की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड इस तरह से आपका लिखा जाएगा। उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो आती है 2 टाइम rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका थीटा निकल आएगा tan इनवर्स 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फेज की वैल्यू निकल आई। तो हमने फॉर्मूले का हमने सोल्यूशन क्या माना था, x बराबर a साइन पी टी माइनस थीटा, ये हम लोगों ने सोल्यूशन मान के चले थे। तो अब इस सोल्यूशन में आप देखो क्या है, x बराबर f0 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर
4r² p², ये हो जाएगा साइन इन पी टी, और थीटा की वैल्यू आपने क्या लिखी है, tan इनवर्स 2rp अपॉन ω² p² दिस। सो ये हमारा किसी ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से जो बल लग रहा है वो एक तरह से फोर्स्ड कर रहा है ऑसिलेशन होने के लिए, क्योंकि सिस्टम तो खुद तो अपनी एनर्जी लॉस कर करके तो वो तो शांत हो जाता थोड़ी देर में, लेकिन बाहर से एनर्जी मिल रही है। तो बाहर से जो एनर्जी मिल रही है वो क्या कर रही है, सिस्टम की जितनी एनर्जी लॉस हो रही है उसको वो कंपनसेट कर रही है। जैसे आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुलना करूं, जैसे हमारे पास यूक्रेन है, यूक्रेन एक इंटरनल उसकी इच्छा शक्ति है कि वो रसिया का विरोध करता है, ये बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो वो उसकी नेचुरल एक अर्ज है, नेचुरल उनका रेजिस्टेंस है जो कि वो रसिया को अपोज कर रहे हैं। तो अब लेकिन दोनों देशों की टेक्नोलॉजी में, उनकी पावर में इतना बड़ा अंतर है कि यूक्रेन बहुत दिनों तक रसिया को नहीं काउंटर कर सकता था, तो वो धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता, नेचुरल तरीके से छोड़ते, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस ना होता। तो एक समय बाद यूक्रेन का जो डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग ही उसके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं वो शांत हो जाता। लेकिन जितना उसके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, बाहर से ड्राइविंग फोर्सेस वहां पे आने शुरू हो गए। डिफरेंट टाइप की यूरोपियन कंट्रीज और डिफरेंट और यूएसए, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो बाहर से जितना उसका रिसोर्सेज कमी हो रही है, आर्मी पर्सन्स, आर्मी व्हीकल, आर्मी इक्विपमेंट्स कम होते जा रहे हैं इस वॉर में, उतना ही सपोर्ट हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो लगातार उस चीज को रजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत एक मतलब एक नॉर्मल लाइफ में आप एग्जाम्पल देख लो कि कैसे एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, फिर कैसे डैम्पिंग फैक्टर का काम होता है, और फिर कैसे ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो डैम्पिंग को बैलेंस करके उस सिस्टम को ऑसिलेट कराए रखता है। तो अगर आप बाहर से एक फोर्स का लगा रहे हो जिसकी फ्रीक्वेंसी p है और जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट मास F0 है, तो वो आपके उस फोर्स्ड ऑसिलेटर के डिस्प्लेसमेंट को इस फैक्टर से कंट्रोल करेगा। ये है, तो इसका मतलब है जब आपका मित्र आपको झूला झुला रहा है तो आप किसी समय आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एम्पलीट्यूड इस फैक्टर से डिफाइन हो रहा है, और आप जब झूल रहे हो तो आपका जो फेज है वो इस फैक्टर से डिफाइन हो रहा है। यहां तक आपसे सवाल पूछा जाता है। अब हम इसके आगे इसकी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपका आखिरी जो आपके जो आगे का जो टॉपिक है दैट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, बताइए भाई, रेजोनेंस क्या होता है? तो हमें रेजोनेंस को यहाँ पर समझना है। देखिए ध्यान से, एम्पलीट्यूड को हम अलग से देखेंगे। यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड को देखो तो एम्पलीट्यूड वाला बच्चा फैक्टर कौन सा है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड। ये जो पूरा लिखा हुआ ये एम्पलीट्यूड है, वो तो फेज का टर्म है। तो हमें एम्पलीट्यूड के ऊपर खास तौर पर ध्यान देना है। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम एक हेडिंग डालेंगे, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, यही रेजोनेंस ही है आपसे जो पूछा जाता है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बारे में खैर चलिए आगे जब हम पहुंचेंगे उस जगह पर तभी आपको बताएंगे, हालांकि 12th में आपने रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो यहाँ पर आप एक खास बात देखो, क्या आपका जो एम्पलीट्यूड है इस फोर्स्ड ऑसिलेशन का वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, वो ये है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हो कि द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ω² माइनस p²। इस फैक्टर पर मुख्य रूप से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर ये फैक्टर जीरो हो जाए तो उस समय ये पूरा डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। अगर ये पूरा फैक्टर हट जाए तो सिर्फ यही टर्म बचेगा, ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि बाहर से वहां पर डैम्पिंग भी है और बाहर से फ्रीक्वेंसी भी लग रही है, तो जीरो हो नहीं सकता। लेकिन ये वाला टर्म आपका जीरो हो सकता है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो आपका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, और जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तो ये जो पूरा एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होगा। तो आप यही, और जब ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है सबसे ज्यादा, ओमेगा ही केवल बचे, हो सकता है पी ही केवल बचे, यही तो हो सकता है। तो जब ये सबसे ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा। तो वही लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ω² माइनस p²।
तो हमें इस पे फोकस करना है, सबसे ज्यादा हमें इस पे फोकस करना है। तो हम पहली कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन में लिखेंगे कि मान लीजिए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो। तो फर्स्ट कंडीशन है लेट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो। कौन सी, क्या है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी? जो बाहर से फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, यानी P जो है बहुत छोटा है ओमेगा से। इसको हम देख रहे हैं। तो P को आपने बहुत छोटा माना ओमेगा से, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर आपका P बहुत छोटा ओमेगा से, तो इस जगह पर आप P को हटा सकते हो, यहां से P हटा सकते हो क्योंकि ओमेगा बहुत बड़ा है, और P यहां से भी हटा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो द एम्पलीट्यूड गिव्स, अब हम एम्पलीट्यूड को मान लो ऐसे लेते कैपिटल A, तो A की वैल्यू क्या लगभग किसके बराबर हो जाएगी? एक तो आपका F0 बचेगा, ठीक है, यहां पर कौन बचेगा? यहां ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यहां आपके पास ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा? क्या ये वाला टर्म, देखो ये वाला टर्म क्या है? 4r स्क्वायर, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, 4r स्क्वायर p स्क्वायर। तो डैम्पिंग तो कम है ही है, डैम्पिंग कम है तभी तो हम सारा ऑसिलेशन वाला देख रहे हैं, डैम्पिंग ज्यादा होने पे तो नहीं होता है। और P आपका छोटा है क्योंकि आपने कहा P बहुत छोटा है ओमेगा से, तो जहां ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर है वो तो बहुत बड़ा टर्म है, यहाँ P स्क्वायर है बहुत छोटा टर्म है, तो इसका मतलब है ये भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो इतना बचा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? F0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर हट गया। अब देखो यहाँ पे F क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन मास, और ओमेगा क्या होता है? K अपॉन M। तो यहां से M कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम ये देख रहे हैं अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो उस समय आपके जो फोर्स्ड ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आप जो बाहर से बल लगा रहे हो उसकी मैग्नीट्यूड पर, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। तो बाहर से लगने वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी हट गई और बॉडी का मास हट गया, किस पे डिपेंड कर रहा है? आप कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो, और आपके ऑसिलेटर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस कांस्टेंट है, वो कितना है। तो यहाँ पर खास बात यह है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है मास से इंडिपेंडेंट हो गया, कोई भी मास हो बॉडी का, उसका एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा अगर आप जब तक बाहर से बल ना लगा बदले। अगर F0 बदल दोगे तो फिर उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि द एम्पलीट्यूड इज किस पे डिपेंड कर रहा है? द एम्पलीट्यूड फॉर लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन, लिख लो इसको, फॉर लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन द एम्पलीट्यूड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, द एम्पलीट्यूड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। तो अब अभी क्या मानी आपने कंडीशन? आपने कंडीशन मानी कि ये वाला फैक्टर P ओमेगा से बहुत छोटा है। अब दूसरी कंडीशन इसकी उल्टी होगी। दूसरी कंडीशन इसकी उल्टी क्या होगी कि मान लो P ओमेगा से बहुत ज्यादा है। तो अब अगला कंडीशन लिखेंगे, यहां पे देते हैं। तो अगली कंडीशन हम क्या लिखेंगे? अगली कंडीशन लिखेंगे लेट द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज, लेट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज यानी कि P इज ग्रेटर देन ओमेगा। ठीक है, P इज मच ग्रेटर देन ओमेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में आपके पास हो जाएगा, आप देखो, सो द एम्पलीट्यूड बिकम्स, सो द एम्पलीट्यूड बिकम्स A अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F0। अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? P बहुत ज्यादा है तो यहाँ बचेगा माइनस P के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर P स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या दोनों टर्म में रखने जरूरी नहीं, क्योंकि P स्क्वायर है लेकिन R है, यहाँ पर R तो वैसे भी डैम्पिंग हमने कम ली है,
तो एक छोटे का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आप मान सकते हो, घटा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f0 अंडर रूट पी की पावर 4, जो कि असल में आ जाएगा एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा f0 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, f0 अपॉन पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई m पी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आप बाहर से जो फ्रिक्वेंसी लगा रहे हो, अगर उसकी वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मास पर डिपेंड करेगा, वो ऑसिलेटर के मास पर डिपेंड करेगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो आपके एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। ये दो केसेस हैं जो इन जनरल आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पूछे जाते हैं और बहुत इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें हम ये पूछें आपसे कि भाई बताओ कि आपका जो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रहा है उस समय एम्पलीट्यूड किन किन शर्तों पर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंड होगा। तो दो सिचुएशन है, एक बार आपने P को बहुत बड़ा मान लिया तो वो वाली कंडीशन पे आए जहां एम्पलीट्यूड मास पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक जब आपने P को बहुत छोटा माना तो आपने कहा कि एम्पलीट्यूड तो मास से इंडिपेंडेंट है। तो जब बहुत छोटी होगी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी तो एम्पलीट्यूड मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो वो मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के साथ डिपेंडेंट हो जाएगी। ये दो फाइंडिंग्स हैं जिनको कि आपको अपने साथ रखना है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, समथिंग इम्पोर्टेंट। तो इतना करने के बाद अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां बच्चों हम आपसे रेजोनेंस के बारे में बात कर सकते हैं। रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस क्या होता है, इसको हम आपको अब समझा सकते हैं। देखो, अगर हम 12वीं की परिभाषा पे जाएं और 12वीं की बात को याद करें तो आप ये कहते हो कि किसी ऑसिलेटर को ऑसिलेट कराने के लिए एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब वो बाहर से लगने वाली फ्रीक्वेंसी, जो कि आप बाहर से लगने वाले फोर्स के साथ लगाए जोड़े हो, मतलब बाहर वाला फोर्स भी ऐसे ही कर रहा है, उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। फोर्स स्टैटिक नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स भी लग रहा है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना K है, अपना M है, तो उसकी अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बाहर के लगने वाले फ्रीक्वेंसी और किसी ऑब्जेक्ट की जो खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, जब ये दोनों सेम हो जाती हैं, P मतलब बाहर की फ्रीक्वेंसी P, वस्तु की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम होता है। आप समझ लो केस नंबर 3 है। हमने दो केस पढ़े, तो आपने यहाँ पर जो फॉर्मूला था A बराबर f0 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पर दो केस देखे। एक केस क्या देखा, ओमेगा बहुत बड़ा है P से, तो ऐसे में एम्पलीट्यूड किसका, एम्पलीट्यूड क्या आ गया, f0 अपॉन k, मास का रोल हट गया। फिर आपने एक दूसरा केस कहा कि ओमेगा बहुत छोटा है P से, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या आ गया, f0 अपॉन m पी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एम्पलीट्यूड के। लेकिन तब क्या होगा, तीसरा केस तब क्या होगा जब ओमेगा बराबर हो जाएगा P के। जब ओमेगा P के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ साफ साफ देखो, अगर ओमेगा P के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। फिर बचेगा सिर्फ केवल 4r स्क्वायर P। r तो वैसे भी छोटा है, उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, यानी कि ये टर्म छोटा होगा। ये टर्म अपने आप में छोटा टर्म है, तो छोटे का अंडर रूट होगा और थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इस डिनोमिनेटर के छोटा होने से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम जितना बढ़ सकता है, वो उतना तभी पहुंचेगा जब आपका ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, यानी जब आपका ओमेगा और P बराबर हो जाए। आई होप आप इस लॉजिक्स को समझ पा रहे होंगे। तो तीन शर्तें हैं, ओमेगा बड़ा, ओमेगा छोटा और ओमेगा बराबर। तो क्या होगा, तो जब ओमेगा बराबर हो जाएगा P के, तो हम क्या पाएंगे, उस समय हम पाएंगे कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है, हमारे फोर्स्ड ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वो अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है, और इसी कंडीशन को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। इसी कंडीशन को ही रेजोनेंस कहेंगे। तो आप कहोगे सर आपने ओमेगा P कर दिया तो यहाँ पर भी तो ओमेगा लिख सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ऐसा सोचें कि जब हमारा डिनोमिनेटर पूरा मिनिमम हो जाए तब रेजोनेंस होगा? बिल्कुल वैसा हम करेंगे आगे। हम सिर्फ इस टर्म की बात नहीं करेंगे, हम इस पूरे डिनोमिनेटर के सबसे छोटे होने की स्थिति की बात करेंगे। और क्योंकि जब हमने केवल ओमेगा और P को बराबर किया
तो फिर डैम्पिंग को तो इंक्लूड ही नहीं किया। सिर्फ वस्तु की खुद की फ्रिक्वेंसी और सिर्फ पी ही थोड़ी है। पी की जरूरत क्यों पड़ी? पी की जरूरत बच्चों इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर एक डैम्पिंग था, एक डैम्पिंग का भी प्रभाव आ रहा था। आपने कहा कि भाई वस्तु की नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी थी? ओमेगा। हमने बाहर से फ्रिक्वेंसी कितनी लगा रहे हैं? पी। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे ओमेगा और पी बराबर कर दिया। तो ये बताओ पी लग क्यों रहा था? आर की वजह से लग रहा था, डैम्पिंग कोफिशिएंट की वजह से लग रहा था। आपने ओमेगा और पी को बराबर कर दिया तो आर का रोल कहां गया? तो रेजोनेंस को जब हम समझेंगे तो आर का रोल भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक आइडिया डेवलप करने के लिए आपको एक परिभाषा, एक चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, आप जरा समझे। लिखिए यहां पर, व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी कि P, व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी P इज कंपेरेबल, इक्विवेलेंट है टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, when the driving frequency P is comparable to the natural frequency, the amplitude of oscillator becomes maximum. Amplitude of the oscillator becomes maximum for a particular frequency condition। जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल नहीं, ये तुम देखना एग्जैक्टली इक्वल की बात नहीं हो रही। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज कंपेरेबल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर बिकम्स मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। दिस इज कॉल्ड the amplitude, this is called the amplitude resonance। ठीक है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसी स्थिति आती है उसे कहा जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी condition belonging to amplitude resonance is called, the frequency conditions belonging to amplitude resonance is called resonant frequency, is called resonant frequency। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशंस जब एम्पलीट्यूड रेजोनेंस होता है उस समय जो रेजोनेंट कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी की, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब सवाल ये है कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आगे लिखोगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ amplitude belongs to minimum of the factor under root omega square p square का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर p स्क्वायर। क्या कह रहा हूं मैं? यहां मैं कह रहा हूं कि इस एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना किस चीज को बिलोंग कर रहा है कि पूरा डिनोमिनेटर का फैक्टर मिनिमम हो जाए। मैं पूरे डिनोमिनेटर के फैक्टर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर के फैक्टर के अंदर सिर्फ ओमेगा और पी का रिलेशन नहीं है बल्कि आर का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। अगर आप ये कहोगे कि पूरे का पूरा फैक्टर जब सबसे छोटा हो जाएगा तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो हम उस समय आर का भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आर 0 होता, सपोज आर 0 होता, तो उस कंडीशन में ओमेगा और पी बराबर हो जाता। लेकिन फिर मैं कहूंगा आर 0 होने पर पी की जरूरत ही क्या होती? फिर तो आर 0 होने पर पी की जरूरत होती ही नहीं कुछ, क्योंकि आर ही तो वो फैक्टर है, डैम्पिंग ही तो फैक्टर है जिसकी वजह से आपको बाहर से फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे? मिनिमम कंडीशन लिखेंगे।
हम आपके सामने मिनिमा कंडीशन लिखेंगे। सो द मिनिमा कंडीशन फॉर एम्पलीट्यूड इज क्या है, d बाई डी पी ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 0। जिस फैक्टर का आप मिनिमा ले रहे हो क्योंकि आप p के साथ में, क्योंकि p ही तो आप बाहर से लगने वाली फ्रीक्वेंसी को तो चेंज करो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही होती है जितनी उसकी ऑब्जेक्ट है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के बाई m, तो वो तो फिक्स है। आप बाहर से जो फोर्स लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को ही कम ज्यादा कर सकते हो, तो इसीलिए आपने वेरिएबल p लिया है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे 2 ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2p, यहाँ आ जाएगा 4r स्क्वायर 2p बराबर 0, तो ये आपके पास हो गया माइनस 4p ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 8p r स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा 8p r स्क्वायर बराबर 4p ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, p कैंसिल हो गया यहाँ से, तो भाई क्या बचा, तो यहाँ से हमको p की वैल्यू निकालनी है, तो p स्क्वायर, p को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो p बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो p बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो ये देखो, तो यहाँ से एक बहुत ही खास बात पता चल रही है कि रिजोनेंस जब होगा तो आपका जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो बाहर से आप फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो, वो सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइनस समथिंग, क्योंकि ये जो ड्राइविंग फोर्स है, सॉरी ये जो डैम्पिंग फैक्टर है, इनकी वजह से रिजोनेंस जो है वो ठीक ओमेगा पे नहीं होगा, बल्कि ओमेगा से कुछ पहले एक फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा। जैसे मान लो ओमेगा है, मान लो 8000 हर्ट्ज, किसी सिस्टम का m और k के हिसाब से ओमेगा है मान लो 8000 हर्ट्ज, और वहां पर कुछ डैम्पिंग फैक्टर काम कर रहे हैं, तो आपको रेजोनेंस करने के लिए 8000 की फ्रीक्वेंसी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको 8000 में से कुछ कम, कितना कम, जितना ही डैम्पिंग फैक्टर का हिसाब हो, तो मान लो 750 हर्ट्ज पर ही रेजोनेंस हो जाएगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 8000 है, लेकिन आप रेजोनेंस को 7500 पे देखोगे, क्योंकि जो डैम्पिंग फैक्टर थे उन्होंने रेजोनेंट कंडीशन को ओमेगा शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे आप लिखोगे द रेजोनेंट कंडीशन takes place at frequency, the resonant condition takes place at frequency less than natural frequency, less than natural frequency, यानी कि जो P है at resonant it is less than ओमेगा, यहाँ से दिख रहा है, देखो P जो है ओमेगा स्क्वायर में से कुछ घटा के फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे तब P आएगा, तो आपका जो रेजोनेंट है ये वैल्यू ये ओमेगा से छोटा है, ओमेगा से कम है। ये एक फाइंडिंग है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। लेकिन अगर यहाँ पर डैम्पिंग ना होती तो फिर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती, फिर तो कोई बात ही नहीं थी ना। आप बाहर से फोर्स लगा भी रहे हो, जब कोई डैम्पिंग ही नहीं तो वस्तु तो अपने मस्त है, ऑब्जेक्ट मस्त है अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने में, ऑसिलेट कर रहा है, तो उस समय आपकी बाहर की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी लगाते भी तो उतनी ही लगाते जितनी कि उस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, दिस इज द फाइंडिंग। अब हमें निकालना है कि अगर रेजोनेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, जरा हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला हम आगे यहाँ बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। ओके, हमें थोड़ा सा उसकी वैल्यू और ये सब कैलकुलेट करके देना है, नंबर बताने हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। जब रेजोनेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आप लिखोगे
forced oscillators, the amplitude is A बराबर F0 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, ये होता है एट रेजोनेंस पी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस क्या होगा F0, यहाँ पर क्या करें अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर पी की जगह वैल्यू रख देंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। नहीं रख रहे हैं हर तरफ हम ओमेगा की वैल्यू रखे रहते हैं यहाँ पे ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी का भी, तो हमने इस जगह पर जब ये वैल्यू रखा तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा F0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 4r की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। क्यों ऐसा किया हमने? सिंपली क्योंकि हम अपनी इक्वेशन के अंदर से नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात को हटाना चाहते थे, तो सिर्फ ओमेगा को एलिमिनेट करने के लिए हमने पी स्क्वायर की ये वैल्यू उठा के रख दी। यहाँ रख देते तो फिर से ओमेगा आ जाता, इधर हटा इधर फिर आ गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, तो एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज इक्वल टू F0 अंडर रूट, यहाँ से आप 4r बाहर ले लोगे तो 4r स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F0 अपॉन 2r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर a मैक्स, ये फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो हो जाएगा F0 अपॉन 2r r स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो जिस समय आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम का एम्पलीट्यूड रेजोनेंट वैल्यू के बराबर है, रेजोनेंट वैल्यू के बराबर है, आपके फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उस समय आपका एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर, मतलब डैम्पिंग पर। अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, r की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर भी r ज्यादा होगा, यहाँ पर भी r ज्यादा होगा, पूरा डिनोमिनेटर लार्ज होगा, और पूरा डिनोमिनेटर लार्ज होने पर आपका जो एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम है वो भी कम ही होगा। तो मैक्सिमम तो होगा लेकिन वो मैक्सिमम कम ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका r 0 है, तो जैसे r 0 होगा a मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रेजोनेंस जब रहेगी उस समय आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना ज्यादा होगा। भाई हमने कहा ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो आप कहोगे मैक्सिमम मतलब सर कितना मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम भी r पे डिपेंडेंट हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक रेजोनेंट कर्व बनाएंगे, एक रेजोनेंट कर्व हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक रेजोनेंट कर्व बना लेता हूँ। तो आप लिखें यहाँ पर आप लिखेंगे इस इक्वेशन के बाद लिखेंगे कि अबव इक्वेशन सजेस्टेड दैट, इसके बाद लिखोगे अबव इक्वेशन सजेस्टेड दैट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, above equation suggested that the maximum amplitude यानी A max at resonance condition, the maximum amplitude at resonance condition depends on magnitude of damping factor R। तो जब R 0 है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। और फॉर्मूला याद करो क्या था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो अगर r 0 है तो यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा के बराबर होगी, बिकॉज p और ओमेगा सेम हो जाएंगे अगर r 0 हो गए। दूसरा क्या है, दूसरा है जैसे जैसे r लार्ज होगा
वैसे वैसे ए मैक्स स्मॉल होगा और वैसे वैसे पी रेजोनेंस ओमेगा से नहीं बराबर होगा। तो आपका आर लार्ज हो गया। जब आर लार्ज होगा तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर कम होने का मतलब पी भी कम हो जाएगा। तो पी किससे कम हो जाएगा? ओमेगा से। तो पी रेजोनेंस ओमेगा से कम हो जाएगा और ये ए मैक्स की वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी क्योंकि आपने आर लार्ज किया है। तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि एक्स एक्सिस को हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वाई एक्सिस को हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं बच्चों, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं? वही है कि ए मैक्स बराबर एफ जीरो टू आर टाइम आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए जिस समय आर जीरो तो ए मैक्स इनफाइनाइट होगा। तो एग्जैक्टली ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा जब पी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है? एकदम इस तरह से ग्राफ जाएगा क्योंकि ए मैक्स इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद ये कब है? जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर आप कहोगे जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा ज्यादा। तो हमने कहा कि आर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। तो आर की वैल्यू जीरो का मतलब अब आर स्मॉल है। भाई जीरो से बड़ा कौन होगा? स्मॉल। स्मॉल से बड़ा क्या होगा? मीडियम। मीडियम से बड़ा क्या होगा? लार्ज। हम इस तरह से फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो जब आर जीरो से कुछ बड़ा हुआ तो ए मैक्स भी इनफाइनाइट से थोड़ा कम होगा और पी रेजोनेंस जो है वो ओमेगा से थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो ये ठीक है। तो अब हम ऐसे करेंगे, इस तरह से देखो फॉर्मूला। अब ये जो घटना है ये थोड़ा सा पहले हो रही है, ये एग्जैक्टली ओमेगा बराबर पी पे नहीं हो रही है क्योंकि आपने आर को स्मॉल माना है। तो आर को स्मॉल मानने का मतलब है कि आर अगर स्मॉल है तो कुछ तो है यहाँ पर, उसका स्क्वायर है। तो आप पी ओमेगा लगभग बराबर बट नॉट एग्जैक्टली बराबर। तो वही आपने पी को थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट किया है। तो ये आपका ग्राफ आएगा। आप देखो आपका ए मैक्स जो है अभी फाइनाइट नहीं है क्योंकि आर स्मॉल है। फिर आर को मीडियम कर दो। अब अगर आर यहाँ मीडियम हो गया तो ये फैक्टर थोड़ा बड़ा हो गया, ओमेगा से घट करके पी को थोड़ा छोटा करेगा। तो आपकी बात क्या होगा? मान लो पी ये वाली वैल्यू आ गई, लेकिन आपका मैक्सिमम, अब चूंकि आर आपने मीडियम लिया है तो ए मैक्स पहले से भी कम हो गया। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। देखो पीक थोड़ा इधर शिफ्ट कर गई। फिर हमने किया आर लार्ज। तो ये क्या है? आर मीडियम, ठीक है। फिर हमने किया आर लार्ज। तो जब आप आर लार्ज करोगे तो ए मैक्स जीरो तो नहीं होगा बट स्मॉल होगा और यहाँ पर पी भी बहुत शिफ्ट कर जाएगा। तो मान लो यहाँ आ गया तो आपका ये फॉर्मूला ऐसे हो गया। तो फॉर्मूला इस तरह ग्राफ हो गया। तो आप देखो हमारे पास तीन ग्राफ है यहाँ पर। एक ग्राफ जब आर जीरो था, एक जब आर स्मॉल था, पीक हल्का सा शिफ्ट हुई है। आर मीडियम है, पीक ठीक ठाक से शिफ्ट हो गई है। और जब आर लार्ज है, दिस इज द आर मतलब डैम्पिंग फैक्टर, आर लार्ज है तो आपका पीक और शिफ्ट हो गया। तो दिस कर्व इज अ वेरी ब्यूटीफुल कर्व, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। और बच्चों इसको कहते हैं रिजोनेंट कर्व, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं रिजोनेंट कर्व। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके पास और इसको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। दिस इज द रिजोनेंट कर्व। बस इतना ही हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ बहुत ही शार्प है, इसको आप कहोगे कि दिस इज द शार्प रिजोनेंस। शार्प रिजोनेंस मतलब होता है कि जरा सा फ्रीक्वेंसी से इधर उधर गए, तेजी से एम्पलीट्यूड कम हुआ। इसे कहा जाएगा फ्लैट रिजोनेंस। क्यों फ्लैट रिजोनेंस कह रहे हैं? फ्लैट रिजोनेंस बच्चों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखो कर्व हमारा फ्लैट सा है, एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, जबकि फ्रीक्वेंसी में हम बहुत सारा चेंज ला दे तब भी। तो इस वजह से हमारे पास ये लार्ज जो होता है वो फ्लैट सा कर्व देता है, तो फ्लैट रिजोनेंस कहलाता है। और आर जब स्मॉल होता है तो बहुत ही नुकीला सा एक कर्व आता है, तो उसको हम शार्प रिजोनेंस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। ऑसिलेशन का पूरा चैप्टर आज से थ्योरी वाला पोर्शन, डेरिवेशन वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद अब हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सब बातें हैं उनको हमें पढ़ना है, वो हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज की डेट में इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों ने हाइक नहीं किया है तो हाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक, हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सो दैट कि
वीडियो को भी सपोर्ट मिले, चैनल को सपोर्ट मिले और हम लोग आगे भी बढ़ सकें।